फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग में इनपुट और आउटपुट कैसे लिया जाता है। मतलब अगर आपके पास कोई डेटा है और आपने उस पर कैलकुलेशन कर दी है, वो रिजल्ट आपको यूजर को कैसे शो करना है वो हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि अगर आपको डेटा यूजर से लेना है, मतलब प्रोग्राम में कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं करनी है, डेटा फिक्स नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डेटा आपको वेदर का लेना है यूजर से और उस डेटा पर आप प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो आप ये डेटा इनपुट कैसे लेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग में इनपुट और आउटपुट के लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए दो फंक्शंस होते हैं। तो जैसे और लैंग्वेजेस भी होती हैं, उनमें भी इनपुट और आउटपुट के लिए अपने अपने फंक्शंस होते हैं। तो जैसे हमको कोई भी डेटा स्क्रीन पर प्रिंट करना है, आउटपुट स्क्रीन या कंसोल कहें, एक ही बात है। उस पर कोई भी डेटा यूजर को शो करना है, तो उसके लिए सी प्रोग्रामिंग में फैसिलिटी है कि एक फंक्शन है प्रिंट एफ। ये प्रिंट एफ फंक्शन हमारा स्क्रीन पर डेटा को प्रिंट कर देगा। अगर हमको डेटा यूजर से कुछ लेना है एज अ इनपुट, तो कीबोर्ड से वो कुछ भी प्रेस करेगा, स्कैनफ नाम का फंक्शन उस डेटा को पढ़ लेगा, ताकि बाद में हम उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकें। तो ये दोनों फंक्शंस हमारे इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होते हैं। तो जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि हमने कोई सी का प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर हमने स्कैनफ और प्रिंटफ नाम के अगर ये फंक्शन यूज किए हैं, तो क्या होगा, कीबोर्ड से आप कोई भी डेटा अगर एंटर करते हो, तो स्कैनफ फंक्शन उस डेटा को पढ़ लेता है और आपके प्रोग्राम में दे देगा। उसके बाद अगर आपने प्रिंटफ फंक्शन यूज किया है, तो वो प्रिंटफ फंक्शन जो भी आप डेटा प्रिंट करना चाहते हो अपना स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर, तो प्रिंटफ उस डेटा को उस स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। ये दोनों फंक्शंस हमारा stdio.h इस हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर होते हैं। तो इसलिए जब भी हम ये दोनों फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंटफ और स्कैनफ, तो हमको ये stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है सी प्रोग्रामिंग में। इन दोनों फंक्शंस को हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस भी बोलते हैं। अब ये फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस क्यों बोलते हैं, वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अब हम समझते हैं इन दोनों फंक्शंस को वन बाय वन, ये प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस कैसे काम करते हैं और इनको हम यूज कैसे करेंगे अपने सी प्रोग्राम में। पहले हम पढ़ते हैं प्रिंटफ फंक्शन को। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, कोई भी डेटा अगर हमको आउटपुट स्क्रीन पर शो करना है ताकि यूजर उसको समझ सके, पढ़ सके, उसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन के दो फॉर्म होते हैं जिससे ये काम करता है। तो पहला फॉर्म होता है, या पहला इसका जो टाइप होता है, वो है मैसेज प्रिंट करना। मतलब प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम कोई भी मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं, आउटपुट स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। दूसरा इस प्रिंटफ का काम होता है, ये प्रिंटफ फंक्शन वेरिएबल्स की वैल्यू को भी स्क्रीन पर प्रिंट कर सकता है। अब ये दोनों काम कैसे होते हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो अगर प्रिंटफ की हेल्प से आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रिंटफ और फिर डबल कोट्स के अंदर आप कोई भी मैसेज जो भी आपको प्रिंट करना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मुझको लिखना है सी प्रोग्रामिंग इज इजी, ये मुझे अपना आउटपुट स्क्रीन में चाहिए। तो इसके लिए मैं अपने सी प्रोग्राम में लिखूंगा प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर सी प्रोग्रामिंग इज इजी, यानी जो भी मैसेज मुझे चाहिए। तो इससे क्या होगा, इस प्रिंटफ सी प्रोग्रामिंग इज इजी ऐसे लिखने से मुझको आउटपुट मिल जाएगा, ये सी प्रोग्रामिंग इज इजी। उसी तरह से अगर आप लिखते हैं प्रिंटफ और ब्रैकेट में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, तो आपको आउटपुट स्क्रीन में मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। इस प्रिंटफ को जरा हम यूज करते हैं अपने सी प्रोग्राम में और चेक करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने अपना सी का बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया है, जिसमें मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करी है, मेन फंक्शन को लिख दिया है और रिटर्न 0। stdio.h क्यों लिखा है, क्योंकि मैं प्रिंटफ फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, उसकी डिक्लेरेशन इसी हेडर फाइल के अंदर है। कंपाइलर यहीं से पढ़ता है, इस stdio.h के अंदर ही पढ़ता है कि प्रिंटफ फंक्शन जो मैं मेन के अंदर यूज करूंगा उस पर क्या मतलब है। ठीक है, तो अब अगर मुझे मैसेज प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड और सी प्रोग्रामिंग, तो मैं देखता हूँ कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, तो मैं लिखूंगा प्रिंटफ और अपना मैसेज हेलो वर्ल्ड। तो देखिए डबल कोट्स के अंदर मैंने अपना मैसेज प्रिंट कर दिया। इसको मैं रन करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। तो देखिए मुझको मैसेज मिल गया हेलो वर्ल्ड, करेक्ट। अब ऐसे ही मुझे अगर सी प्रोग्रामिंग लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस लाइन को मिटा करके, इस हेलो वर्ल्ड को मिटा करके अपना कुछ मैसेज दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सी प्रोग्रामिंग। तो देखिए अब मैं इसको चला के देखता हूँ, अब मुझे मैसेज आ गया सी प्रोग्रामिंग, करेक्ट। अब मुझे अगर दोनों मैसेज प्रिंट कराने हैं, सी प्रोग्रामिंग भी और प्रिंटफ भी, तो कैसे करूंगा, तो मैं लिख दिया सी प्रोग्रामिंग और उसके बाद मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो मैं अगला लाइन लिखूंगा
प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। तो देखिए मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब मेरा आ रहा है सी प्रोग्रामिंग हेलो वर्ल्ड, लेकिन ये एक लाइन में आ रहा है। अगर मुझको ये चाहिए कि सी प्रोग्रामिंग उसके बाद हेलो वर्ल्ड अलग लाइन में आए, तो यानी कि सी प्रोग्रामिंग के बाद मुझे लाइन चेंज चाहिए। तो उसके लिए सी प्रोग्रामिंग में एक तरीका है कि मैं सी प्रोग्रामिंग के बाद लाइन चेंज करने के लिए मैं लिख दूंगा स्लैश एन। तो सी प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद नीचे देखा जाएगा कि स्लैश एन लिखा है, तो यहाँ से लाइन चेंज हो जाएगी और मुझे हेलो वर्ल्ड अगला लाइन में मिल जाएगा। तो मैं अब इसे रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए सी प्रोग्रामिंग हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइन में आ गया है। तो अगर मैं हेलो वर्ल्ड के बाद भी स्लैश एन लगा दूं, तो अब क्या होगा देखिए, सी प्रोग्रामिंग हेलो वर्ल्ड ये पहले जैसा ही आ रहा है। मतलब मैं यहाँ स्लैश एन लगाऊं या ना लगाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स जो लास्ट मैसेज है उसके बाद अगर कुछ और मैसेज नहीं है आउटपुट वाला, तो लास्ट में स्लैश एन लगाने से कोई ऐसा फायदा नहीं है। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। अभी स्लैश एन एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है उसको देख लेते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो भी चीज़ आप स्क्रीन पर लिखते हैं वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, इस स्क्रीन के स्टार्टिंग पे कर्सर होगा। जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ पर आपका कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो आप हेलो वर्ल्ड लिख रहे हो तो आपका एच प्रिंट होगा यहाँ पर, क्योंकि कर्सर यहाँ है। उसके बाद कर्सर आगे चला जाता है। फिर आप ई लिखते हो, कर्सर आपका यहाँ पर था, ई लिख दिया। उसके बाद ये यहाँ चला गया, नया एल आया तो आपने यहाँ लिख दिया, कर्सर अपने आप आगे चला गया। फिर आपने अगला एल लिखा, कर्सर यहाँ पर था, यहाँ लिख दिया, उसके बाद कर्सर आगे चला गया। तो ऐसे करके ये हेलो वर्ल्ड पूरा आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ स्पेस भी है, वो भी एक कैरेक्टर था तो वो भी प्रिंट हो गया जो आपको दिखता नहीं है, हेलो वर्ल्ड। अब इसके बाद कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा। अब क्योंकि आपने स्लैश एन यूज नहीं किया है, अगला मैसेज लिखा था सी प्रोग्रामिंग, तो आपका जो सी है ये जहाँ कर्सर था वहीं से प्रिंट होगा। तो पिछली बार कर्सर तो यहीं रह गया था हेलो वर्ल्ड के बाद, तो सी यहीं से शुरू हो गया। और फिर उसके बाद ये जो आपका स्पेस प्रोग्रामिंग स्पेस और यहाँ पर प्रोग्रामिंग करके आपका शो हो जाएगा। तो एक ही लाइन में सारा मैसेज प्रिंट होगा। अगर आप स्लैश एन यूज कर लेते हैं, मतलब हेलो वर्ल्ड के बाद आपने यहाँ पर स्लैश एन लगा दिया, तो अब क्या होगा, अब आपका मैसेज क्या होगा, मान लेते हैं ये वाला आपका आउटपुट अब नहीं है तो आप इसको रब कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपका स्क्रीन यहाँ से शुरू होता है, तो आपका कर्सर यहाँ पर था, करेक्ट। अब आपने हेलो वर्ल्ड लिखा तो हेलो वर्ल्ड ये नॉर्मल प्रिंट होगा जैसे पहले प्रिंट हो रहा था। तो HELLO हेलो, देन स्पेस, देन वर्ल्ड, करेक्ट। अब उसके बाद ये स्लैश एन लगा है, तो आपका हेलो वर्ल्ड के बाद कर्सर तो यहीं था, लेकिन यहाँ स्लैश एन देखने के बाद ये कर्सर उठ करके यहाँ आ जाएगा। मतलब स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन, हम इसको न्यू लाइन कैरेक्टर भी बोलते हैं। तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर आपका कर्सर को यहाँ ले आएगा। अब अगला देखा कि इसने मैसेज प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग, तो ये प्रिंट एफ यहाँ से प्रिंट करेगा। तो ये कहेगा सी, यहाँ लिख दूं, फिर आगे कर्सर बढ़ाता रहेगा और ये एक एक करके सारे कैरेक्टर आपके प्रिंट हो जाएंगे, सी प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से ये स्लैश एन आपका कोई भी कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आता है, मतलब लाइन चेंज कर देता है। अगर आपने यहाँ पर एक स्लैश एन की जगह दो स्लैश एन लगा दिए तो क्या होगा, उससे ये कर्सर पहली बार यहाँ आया था तो एक लाइन और छोड़ देगा, मतलब दो लाइन का गैप आ जाएगा। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड और उसके बाद मैंने सी प्रोग्रामिंग लिखा है और मैंने हेलो वर्ल्ड के बाद दो स्लैश एन लगाए हैं। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो मेरा आया हेलो वर्ल्ड एंड देन उसके बाद एक लाइन छोड़ करके तब सी प्रोग्रामिंग आया, मतलब जस्ट पिछली बार जैसे आया था हेलो वर्ल्ड और उसके बाद हमारा सी प्रोग्रामिंग अगली लाइन में आ गया था, अभी एक लाइन छोड़ के आया है। तो ये हुआ क्यों है एक्चुअली, ये इसलिए हुआ है जैसे ही मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा तो मेरा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखना शुरू हो गया। देन उसके बाद दो स्लैशन देखे तो पहले वाले स्लैशन से क्या हुआ, जो कर्सर यहाँ था वो उठ करके आपका अगली लाइन में आ गया, करेक्ट। फिर यहाँ पर देखा एक स्लैशन और है, तो यानी कि ये कर्सर फिर से उठ करके अगली लाइन में आ गया, दैट मीन्स ये यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद कोई सिलेक्शन नहीं है। नेक्स्ट आपका मैसेज है सी प्रोग्रामिंग, तो आपका सी प्रोग्रामिंग फिर यहाँ से लिखना शुरू हो गया। तो ऐसे करके आप कितने भी सिलेक्शन लगा सकते हो और आपका लाइन एक और बढ़ता रहेगा और चेंज होता रहेगा। तो जैसा आपको आउटपुट चाहिए उस अनुसार आपको सिलेक्शन लगा सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि अगर मैं यहाँ सिलेक्शन लगा दूं तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके सी प्रोग्रामिंग के बाद कोई और मैसेज तो है नहीं। तो अगर आपने सिलेक्शन लगा भी दिया तो यहाँ से कर्सर उठ करके आगे चला जाएगा, अब कोई मैसेज है नहीं, तो इसलिए मुझे उसका कुछ आउटपुट का कुछ शो नहीं होगा। तो इसलिए लास्ट में सिलेक्शन लगाना ऑप्शनल है। अब मुझे ये मैसेज प्रिंट करना है पूरा, वी आर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग, इट इज ग्रेट फन टू लर्न इट। देन लाइन छोड़नी है, सी प्रोग्रामिंग स्पेसेस डेटा टाइप, देन बहुत सारे स्पेसेस एंड वेरिएबल।
तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अगर आपको ये मैसेज प्रिंट करना है तो इसके लिए आप क्या सी का प्रोग्राम लिखेंगे। तो आप प्रिंटफ फंक्शंस की हेल्प से आपको ये बनाना है और भी कुछ भी आपको यूज नहीं करना है। तो आप प्रिंटफ फंक्शन उसके अंदर आपको स्लैश एन यूज करना है, आप कुछ भी यूज करिए, लेकिन प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से आपको ये मैसेज प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंटफ वी आर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग। और क्योंकि मुझे अब स्लैश एन यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये मैसेज मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो मैंने स्लैश एन यूज कर लिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा अपना यही मैसेज जो मुझे चाहिए, स्टार स्टार स्टार, इट इज़ ग्रेट फन टू लर्न इट, इट इज़ ग्रेट फन टू लर्न इट। अब उसके बाद मुझे क्योंकि एक यहाँ पर लाइन छोड़नी है, तो अगर मैं एक ही स्लैश एन यूज करूंगा तो ये सी प्रोग्रामिंग वाला जो आउटपुट है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो एक लाइन छोड़नी है, इसलिए मैंने एक और स्लैश एन यूज किया है, दो स्लैश एन यूज किए हैं। अब मेरा कर्सर यहाँ आ गया होगा। तो अब इसके बाद मैं लिखूंगा सी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर खूब स्पेसेस हैं, तो आप मान लेते हैं यहाँ पर 4 स्पेसेस हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4 स्पेसेस यानी 4 बार स्पेस बार दबा देंगे अपने सी प्रोग्राम में और यहाँ डेटा टाइप लिख देंगे, तो इससे मुझे ये आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद आपको खूब सारे मैसेज चाहिए, यहाँ पर मान लेते हैं 8 स्पेसेस हैं, तो आप प्रिंटफ और यहाँ 8 बार आपने क्या कर दिया, स्पेस बार दबा दी, तो बहुत सारे स्पेसेस आ गया होगा। और वेरिएबल्स, तो क्या हो जाएगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि जो स्पेसेस हैं ये भी आपके कीबोर्ड पे क्या है, कैरेक्टर हैं, इनकी भी एस्काई वैल्यू होती है, ये भी रिप्रेजेंट करने वाले कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए प्रिंटफ इनको भी प्रिंट करता है, जो कि एक तरह से विजिबल नहीं है। तो आप इस तरीके से इस मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। अब मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है इस मैसेज को प्रिंट करने का। क्या, स्लैश एन तो मैं ऐसे ही रखूंगा, लेकिन अब आप ये देखिए, अगर यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस होता, मतलब 100 अगर स्पेसेस होते, तो क्या आप यहाँ पर 100 बार स्पेस दबाते अपने सी प्रोग्राम में? आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर तरीका है एक दूसरा, जिसमें आप एक कैरेक्टर यूज करेंगे स्लैश टी। इसको क्या बोलते हैं, ये आपका टैब है। टैब जैसे आपने अपने कीबोर्ड पर भी देखा होगा, ये एक की होती है। तो आपके कंप्यूटर में हो सकता है ये सेट हो कि टैब दबाने से आपके 4 स्पेसेस आ जाएंगे, किसी में हो सकता है कि 8 स्पेसेस आ जाएं। तो टैब हमारा स्पेस देने के लिए सी प्रोग्राम में यूज हो सकता है, और इसके लिए आप क्या लिखना है, स्लैश टी, जैसे मेरा स्लैश एन था। स्लैश एन और स्लैश टी, इन दोनों को हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्लैश एन क्या कर रहा है, अगर आप नॉर्मल यहाँ एन लिखेंगे तो एन का मतलब है केवल एन कैरेक्टर, स्लैश करने से क्या हो रहा है, एन का मीनिंग चेंज हो रहा है, मतलब वो अपने मीनिंग से भाग रहा है, दूर हो रहा है। तो इसलिए हम स्लैश एन को बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। स्लैश एन फिर क्या काम करता है, न्यू लाइन का। ऐसे ही टी लिख देंगे तो टी तो मतलब एक नॉर्मल कैरेक्टर है, स्लैश लगा देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, ये क्या कर रहा है, स्पेसेस दे रहा है, तो ये अपने मीनिंग से दूर जा रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम इसको एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। मेरे पास स्लैश टी से मैंने प्रोग्राम बना दिया है। एक स्लैश टी मतलब 4 स्पेस, अगर मैंने मेरे कंप्यूटर में 4 स्पेस स्लैश टी के लिए डेजिग्नेट किया है, तो मैं एक स्लैश टी लगाऊंगा और मेरा यहाँ पर इतने स्पेसेस एकदम से आ जाएंगे आउटपुट में। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिख दिया है, मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। तो देखिए मुझे आउटपुट मिल गया है, वी आर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग, इट इज ग्रेट फन, देन एक लाइन छोड़ के आ गई, देन सी प्रोग्रामिंग स्पेस एंड देन खूब सारा स्पेस, और मेरे पास वेरिएबल आ गया है। तो आप ऐसे कर करके जैसा भी आपको आउटपुट चाहिए, स्लैश एन स्लैश टी जितना चाहे आप यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रिंटफ की हेल्प से आप कोई भी मैसेज कैसे प्रिंट कर सकते हैं, स्लैश एन स्लैश टी उनको भी कैसे यूज करेंगे। अब हम समझते हैं प्रिंटफ का दूसरा तरीका, जिसमें हम किसी वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को यानी डेटा को स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंटफ का ये दूसरा तरीका इस तरह से होता है, हम लिखते हैं प्रिंटफ और फिर डबल कोट्स के अंदर हमको परसेंटाइल डी, परसेंटाइल एफ, ऐसे करके जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं उनको हम लिख सकते हैं। फिर कॉमा लगा करके हमको यहाँ वेरिएबल्स के नेम देने होते हैं जिनकी भी हमको वैल्यू प्रिंट करानी है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर इंट ए है और बी है, तो इन दोनों के अंदर हमारे पास 10 और 20 वैल्यू है। सी के अंदर हमारे पास 40.5 है जो कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो अगर हमको ये ए के अंदर जो डेटा है और सभी वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा है वो हमको प्रिंट करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए करेंगे प्रिंटफ। यहाँ हमने वेरिएबल का नाम लिखा जैसे हमने यहाँ बताया, उसके बाद यहाँ लिख दिया परसेंटाइल डी। क्यों लिखा, क्योंकि ए इंट टाइप का है, तो इंट के लिए तो परसेंटाइल डी होता है। इससे मेरा आउटपुट आ जाएगा जो ये 10 दिख रहा है आपको, करेक्ट। दूसरी तरह से अगर आपको बी के अंदर का ये 20 प्रिंट करना है, तो आप लिखेंगे बी और इधर लिख देंगे परसेंटाइल डी।
इससे आपका 20 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही आपको 40.5 सी के अंदर जो है वो प्रिंट करना है, तो परसेंटाइल एफ सी, क्योंकि सी फ्लोट टाइप का है तो परसेंटाइल एफ लिखा। तो इस तरह से जो भी आपका वेरिएबल का डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है और यहाँ वेरिएबल का नाम लिखना है। तो इससे मेरा आ जाएगा 40.5। अब अगर मुझे ये तीनों वैल्यूज ए बी सी एक ही प्रिंट से प्रिंट करनी है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी लिख सकता हूँ और यहाँ डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगा। ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर उसी ऑर्डर में लिखने हैं जिस ऑर्डर में आपको यहाँ पर वेरिएबल आपने लिखे हैं। अगर आपने पहले ए लिखा है तो ए के लिए जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो लिखना है, बी के लिए परसेंटाइल डी क्योंकि इंट है, सी क्योंकि परसेंटाइल एफ है तो आपको यहाँ परसेंटाइल एफ यूज करना है। अगर आपने किसी तरीके से ऑर्डर को कुछ इंटरचेंज कर दिया, मतलब ए को आपने यहाँ पर परसेंटाइल एफ से प्रिंट करा दिया, तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना है, ये ए के लिए है, ये दूसरा बी के लिए है और तीसरा वाला सी के लिए है। करेक्ट। अब हम इसको देखते हैं अपने सी प्रोग्राम में कि कैसे ये काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट किया है जैसा अभी हमने समझा है। अब मैं अगर इसको रन करा के दिखाऊँ आपको, तो मुझे आ जाएगा 10। तो जो भी ए के अंदर डेटा था वो मुझे प्रिंट की हेल्प से मिल गया। ऐसे ही मेरे पास कोई दूसरा वेरिएबल है बी और उसके अंदर 20 है, तो मुझे अब उसको प्रिंट करना है। तो ऐसे ही जैसे मैंने ए किया वैसे ही मैं बी करूंगा। अगर मैं इसको रन कराऊं, देखिए मुझे अब मिला 10 और 20, अब ये एक ही लाइन में आ गया। तो जैसा हमने पढ़ा था, अगर मुझे डेटा अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है तो मैं स्लैशन यूज कर सकता हूँ। तो ध्यान देना है, आपको स्लैशन ए के बाद नहीं लिखना है, आपको जो भी स्लैशन लगाने हैं, अगर आप ये वाला तरीका यूज कर रहे हैं जिसमें आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको स्पेसिफायर्स के बाद स्लैशन यूज करना है या उससे पहले भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे परसेंटाइल डी, इसके बाद आपको कर्सर चेंज करना है तो आप स्लैश एन यहाँ लिख देंगे। तो अब देखिए मुझको डेटा अलग अलग लाइन में आएगा। देखिए 10 और 20। तो ध्यान देना है, स्लैशन आपको यहाँ यूज करना है। अब ऐसे ही अगर आप यहाँ स्लैशन लगा देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे तो कोई डेटा है नहीं। अब अगर आप यहाँ पर स्लैशन 2 बार लगा देंगे, अब मेरे को देखिए क्या आउटपुट आएगा, 10 20, एक लाइन छोड़ करके, क्योंकि एक स्लैशन से एक बार लाइन चेंज हुई, दो स्लैशन से दो लाइन चेंज हो गई। करेक्ट। तो ऐसे जैसे आपको आउटपुट चाहिए वैसे आप स्लैशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों वेरिएबल ए बी और सी, इन तीनों को प्रिंट कराया है और एक लाइन में प्रिंट कराया है। क्योंकि सी फ्लोट है तो मैंने यहाँ परसेंटाइल एफ यूज किया है। इसको चला करके देखिए क्या आउटपुट आएगा। मुझे आ रहा है 10 20 और 40.500। ये जो लास्ट में 40.5 है ये आपका परसेंटाइल एफ वाला आउटपुट है, यानी सी का वैल्यू है। अब ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये चिपक के आ रहा है, मतलब 10 20 और 40.5 सब स्पेस के बिना आ रहा है। इस सामने वाले को तो ये डेटा ऐसा दिखेगा कि ये 1 लाख समथिंग 2040.5 है, जबकि ये तो कुछ अलग ही डेटा है, 10 20 40.5 होना चाहिए। तो सामने वाला को उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमको सी प्रोग्राम में इसको ऐसे प्रिंट करना है ताकि ये रीडेबल बने। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए से जो डेटा निकल के आ रहा है वो परसेंटाइल डी की जगह इंसर्ट हो जाता है, 10 आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमने कोई जगह तो दी नहीं है, कोई स्पेस नहीं दिया है, तो बी से जो डेटा निकल के आएगा वो अगले वाले परसेंटाइल डी यानी सेकंड वाले परसेंटाइल डी की जगह प्रिंट हो जाएगा 20। तो अब मैं क्या चाहता हूँ इनके बीच में स्पेस, तो मैं यहाँ पर हर एक परसेंटाइल डी के बाद स्पेस दे दूंगा। तो इससे देखिए अब क्या आएगा डेटा, अब मेरा 10 स्पेस 20 स्पेस 40.5। अगर मैं कुछ और ज्यादा स्पेसेस दे दूंगा तो देखिए देखिए उतना ज्यादा स्पेसेस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप खूब सारे स्पेसेस दे सकते हैं, लेकिन आपको ए बी सी के बीच में नहीं देना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में देना है। ऐसे ही आप स्लैश टी भी यूज कर सकते हैं स्पेसेस की जगह। तो देखिए इससे भी मेरा स्पेस आ जाएगा जितना भी स्पेस मैं चाहता हूँ। आप एक यूज करना चाहें स्लैश टी, दो, कितने भी। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर स्लैश एन यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस दूसरे वाले के बाद स्लैश एन यूज कर लिया, तो इससे देखिए क्या आउटपुट आएगा। ये देखिए 10, पहले वाले स्लैश टी से स्पेस आ गया 20। अब इस 20 के बाद स्लैश एन लिखा है तो अगली लाइन के लिए कर्सर चला जाएगा और परसेंटाइल एफ से जो 40.5 आना था वो आपका नेक्स्ट लाइन में आ गया। करेक्ट। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, अपना स्लैश एन स्लैश टी लगा करके डेटा को फॉर्मेटेड फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रिंट एफ को फॉर्मेटेड बोलता हूँ, क्योंकि मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ कि मैं डेटा को किस तरीके से कैसे कैसे अलग अलग लाइन में प्रिंट कर सकता हूँ, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग रीडेबल बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ। करेक्ट।
अब एक क्वेश्चन है, अगर मुझे ये 40.5 और इसके बाद वाले जो सारे जीरो हैं वो मुझे नहीं चाहिए, केवल मुझे 40.5 चाहिए, क्योंकि ये लास्ट में मेरे पास एक्स्ट्रा जीरोज आ रहे हैं आउटपुट में। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं फ्लोट की जगह परसेंटाइल एफ की जगह जी प्रिंट कर सकता हूँ। जी क्या करता है, जो एक्स्ट्रा जीरोज आपके यहाँ आउटपुट में आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, वो आपके कट हो जाएंगे। तो देखिए अब 40.5 आ रहा है और जो एक्स्ट्रा जीरोज हैं वो कट जाते हैं। अब मैंने इस प्रोग्राम में एक चेंज किया है, मैंने एक डी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके अंदर 56.892 है और मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ परसेंटाइल एफ करके डी को प्रिंट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करूँ, तो देखिए कैसे होगा। तो आपका आंसर है 40.5 और ये देखिए फिर से चिपक के आ गया, तो मैं यहाँ फिर से स्लैशन लगा देता हूँ क्योंकि 40 के बाद मुझे लाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्लैशन लगा दिया। अब मेरा आउटपुट देखिए क्या आएगा, 40.5 और 56.891। अब मेरा 56.891 जो डी का आउटपुट आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये चाहिए कि मैं केवल 56.89 प्रिंट करूं, मतलब ये आगे का जो डेटा है 2 ये प्रिंट ना हो। आप ध्यान दीजिएगा ये 8.8919 आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आता है क्योंकि फ्लोट को आपका सी में जो ठीक तरीके से प्रिंट नहीं हो पाते हैं, मतलब एग्जैक्ट तरीके से उनका अप्रोक्सीमेट वर्जन प्रिंट होता है। मैं चाहता हूँ केवल मेरा आंसर है 56.89, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट और 2। 2 का मतलब है पॉइंट के बाद केवल 2 प्लेसेस तक मेरा आउटपुट आ जाए। तो देखिए इसको चलाइए, अब मेरा आया 56.89। अगर आप यहाँ पर केवल 1 लिखेंगे या मान लेते हैं आप यहाँ पर 3 लिख देते हैं, तो आपका 3 प्लेसेस तक आउटपुट आएगा। देखिए 56.892। तो ऐसे करके प्रिंटफ के जरिए आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब प्रिंटफ के बारे में एक लास्ट चीज समझ लेते हैं कि अगर मुझको यहाँ पर कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए, ये जो 56.892 है, इसके आगे मुझे चाहिए कि वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 56.892, तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ये देखिए इस डी से जो भी डेटा निकल के आ रहा है वो इस परसेंटाइल के आगे जो भी एफ लिखा होता है या डी लिखा होता है उसकी जगह पेस्ट हो जाता है। अब मुझे इस डेटा से पहले कुछ मैसेज चाहिए, जैसे मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू और फिर मुझको 56.892 आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके आगे मैसेज प्रिंट कर दूंगा, फिर मैं लिख दूंगा वैल्यू ऑफ डी। तो देखिए मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू और जो मुझे आउटपुट चाहिए उसके लिए परसेंटाइल 0.3 या परसेंटाइल एफ कर दिया। मैं इसको रन करा के देखता हूँ, तो देखिए आ गया वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 56.892। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर मैंने यहाँ दो वेरिएबल डिक्लेयर किए a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20 और मुझे इन 10 और 20 का सम प्रिंट करना है, मतलब 10 प्लस 20 30 मुझे प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया है, मैंने एक c वेरिएबल लिया है और c इक्वल टू a प्लस बी कर दिया है ताकि a प्लस बी यानी 10 प्लस 20 ऐड हो जाए और मुझे 30 आंसर c के अंदर मिल जाए। अब मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू परसेंटाइल डी सी, मतलब सी के अंदर जो 30 आया होगा उस परसेंटाइल डी की जगह प्रिंट हो जाएगा और मुझे आएगा सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 30। इसको रन करा के देखते हैं, तो देखिए मुझे आ रहा है सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 30। अब मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए सम ऑफ ए ना लिख के आए, मुझे सम ऑफ ए की जगह आए सम ऑफ 10, मतलब यहाँ जो ए लिखा है आपने इस ए की जगह यहाँ पर 10 आ जाए। ऐसे ही बी की जगह क्या आ जाए, बी की जगह आपका ये 20 जो दिख रहा है आपको ये 20 आ जाए। तो मुझे आया सम ऑफ 10 एंड 20 इक्वल टू 30। तो इसको मैं कैसे प्रिंट करूंगा, तो अब देखिए ये वाली लाइन मैंने लिखी थी तो मेरा आंसर आया था सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 30। अब मुझे अगर यहाँ ए की जगह 10 चाहिए और बी की जगह 20 चाहिए, तो मैंने क्या किया है, सम ऑफ ए की जगह परसेंटाइल डी, बी की जगह परसेंटाइल डी और यहाँ पर मैंने ए बी सी लिख दिया है। तो इससे हुआ क्या है, देखिए जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पर ए बी सी लिखा है उसी ऑर्डर में मेरा यहाँ पर डेटा आउटपुट होगा। कैसे, मैं लिखूंगा सम ऑफ ए लिखा है तो ये ए से डेटा निकल करके पहले वाले परसेंटाइल डी के पास जाएगा। ए में डेटा है 10 तो यहाँ आ जाएगा सम ऑफ 10। फिर ये जो बी से डेटा निकल के आएगा ये नेक्स्ट वाले परसेंटाइल डी पर जाएगा, तो यहाँ से निकल के आया 20, तो मेरा इस डी की जगह परसेंटाइल डी की जगह 20 आ गया। तो सम ऑफ 10 एंड 20। अब यहाँ मुझे 30 चाहिए, 30 मतलब मुझे आउटपुट करना है सी, तो मैंने यहाँ पर सी लिखा है तीसरा, तो यहाँ से मेरा 30 आ गया है, इसलिए मेरा आउटपुट आया सम ऑफ 10 एंड 20 इक्वल टू 30। तो मैंने अब यहाँ पर दोनों लाइनें लिखी हैं, अब मैं इनको रन करा के दिखाता हूँ आपको।
तो देखिए सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 30 एंड सम ऑफ 10 एंड 20 इक्वल टू 30। और मैंने यहाँ पर देखिए पहली लाइन के बाद स्लैश एन यूज किया है ताकि मेरा आउटपुट अगली लाइन में आ जाए। अब प्रिंटफ को पढ़ने के बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन है स्कैन एफ। स्कैन एफ क्या करता है, तो जैसा कि नाम दिख रहा है स्कैन, स्कैन मतलब रीड करना, कोई डेटा लेना, किससे, यूजर से। तो ये यूजर से कोई भी डेटा इनपुट लेता है, तो इनपुट करने के लिए हमारे पास स्कैन एफ नाम का ये फंक्शन है। अब हम इसकी हमें एक्चुअल में क्या नीड है उसको हम समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट डेटा टाइप का जिसके अंदर 50 है। मैं इसको अगर प्रिंट कराऊंगा प्रिंटफ से तो ये मैसेज मुझे क्या आउटपुट देगा, मुझे आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 50। मैं इस प्रोग्राम को कितनी बार भी चलाऊं, मतलब अगर मेन फंक्शन के अंदर ये दो लाइनें लिखी हैं इंट ए और प्रिंट एफ वाली, तो मैं कितनी बार भी इस प्रोग्राम को चलाऊंगा मुझे हमेशा 50 ही आउटपुट आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा आउटपुट चाहता हूं कि आउटपुट स्क्रीन खुले और मैं अपना कोई नंबर दूं, मान लिया मैंने 50 दिया तो मेरा आंसर है यू एंटर्ड 50। या अगर मैं उस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊं तो मैं कोई नया नंबर दूं, फॉर एग्जाम्पल 100, तो मेरा आ जाए यू एंटर्ड 100। या मुझको ऐसा आउटपुट चाहिए कि मुझसे मैसेज के साथ कुछ आए कि एंटर दी नंबर एंड देन उसके बाद मुझे कोई मैसेज के लिए रिक्वेस्ट की जाए और फिर जो मैंने यहाँ डेटा दिया है वो मेरा प्रिंट होके आ जाए। इसी प्रोग्राम को अगर मैं दूसरी बार चलाऊं तो मैं कोई नया नंबर दे सकूं, मान लिया 200, तो मुझको आउटपुट आ जाए 200। दैट मीन्स आप एक प्रोग्राम को अलग अलग बार चलाएं तो आपसे डेटा मांगा जाए, मतलब कोई पहले से आप कोई वैल्यू फिक्स नहीं कर रहे हैं अपने सी प्रोग्राम में, किसी वेरिएबल के अंदर रिक्वेस्ट मांगी जाए, आपसे डेटा मांगा जाए, तो उसके लिए आप क्या प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए आपको स्कैनफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मेरे पास कोई भी आउटपुट स्क्रीन आ जाए और वो मुझसे कोई डेटा मांगे और मैं जब तक डेटा ना दूं तब तक वो आगे ना जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 50 देता हूँ तो देखिए मेरे को आंसर आ गया वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 50। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ और मैं इसमें एंटर करता हूँ 100, तो देखिए मेरे को आ गया वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 100। कहने का मतलब है हर बार प्रोग्राम चलाने पर मुझसे डेटा को रिक्वेस्ट किया जाता है। तो देखते हैं स्कैनफ फंक्शन कैसे इसमें हमें हेल्प करेगा। स्कैनफ का सिंटैक्स है, आपको लिखना होता है स्कैनफ एंड देन इसके ब्रैकेट्स के अंदर आपको डबल कोट्स पहले लगाने हैं जैसे आप प्रिंटफ में लगाते थे, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखने हैं जैसे आप प्रिंटफ में यूज करते थे। इसके बाद आपको वेरिएबल्स के नाम देने होते हैं और वेरिएबल्स के नाम के साथ आपको उनके एड्रेसेस देने होते हैं, यानी कि आपको एड्रेसेस स्पेसिफाई करने होते हैं वेरिएबल्स के। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए जो कि इंट टाइप का है, तो अगर आपको इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है और यूजर से मांगनी है, खुद नहीं देनी है, तो आपको स्कैनफ लिखना है। और यहाँ पर देखिए आपने वेरिएबल लिखा है ए और उसके आगे ये एक साइन लगाया है। ये साइन क्या है, ये साइन को कहते हैं आप एम्परसेंड साइन या एम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो आप इस साइन को यूज करके यहाँ पर ए का एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो ये इंट ए है, आपको पता है कि ए आपका कुछ मेमोरी स्पेस लेता है जैसे 4 बाइट्स, तो आपका स्कैनफ कहेगा कि ए के अंदर आपको डेटा डालना है, तो ए का एड्रेस क्या है, तो ए ने कुछ स्पेस लिया होगा तो यानी किसी मेमोरी एड्रेस पे गया होगा। फॉर एग्जांपल ये 200 मेमोरी एड्रेस पे बैठा है ए, तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए लिखने से हो जाएगा कि 200 पर डेटा डालो। तो यूजर कीबोर्ड से आपका कुछ भी डेटा देगा, फॉर एग्जांपल उसने 90 इंसर्ट किया तो 90 आपका इस एड्रेस ऑफ ए पे यानी ए के एड्रेस 200 पे चला जाएगा 90। और क्योंकि ए किस टाइप का है, इंट टाइप का, तो आपने यहाँ पर परसेंटाइल डी यूज करना है। उसी तरह से आपने फ्लोट बी लिखा है तो बी वेरिएबल भी कहीं मेमोरी में जगह लेगा, फॉर एग्जांपल एड्रेस नंबर 400 पर बैठा हुआ है, तो ये स्कैनफ कहेगा कि ठीक है कीबोर्ड से जो भी डेटा आएगा, फॉर एग्जांपल आपका डेटा आता है 40.9, तो वो 40.9 कहाँ जाएगा, वो कहेगा एड्रेस ऑफ बी। एड्रेस ऑफ बी मतलब बी के एड्रेस पे चला जाए। बी का एड्रेस क्या है 400, तो हाउस नंबर 400 पर आपका 40.9 चला जाएगा। और क्योंकि बी किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, परसेंटाइल एफ। अब स्कैनफ से आप एक ही लाइन में कई सारे वेरिएबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने 3 वेरिएबल इंट टाइप के करे हैं तो आपने एक ही लाइन में कॉमा सेपरेट करके %a, %b, %c लिख दिया और तीनों इंट टाइप के हैं, तो आपने परसेंटाइल डी यूज करके आपने सबके अंदर वैल्यू इंसर्ट करा दी। करेक्ट, तो आप एक लाइन में भी कर सकते हैं और अलग अलग लाइन में भी डेटा डाल सकते हैं।
अगर आपने यहाँ लिखा है इंट ए बी फ्लोट सी, तो आप कैसे करेंगे एक लाइन में? आप स्कैनफ लिखेंगे। तो जैसे प्रिंटफ में ऑर्डर मैटर करता था वेरिएबल्स का, ऐसे ही स्कैनफ में भी करता है। तो आपने लिखा है एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ सी। तो ये एड्रेस ऑफ ए मतलब ए के एड्रेस पर डेटा चला जाए। तो ए इंट टाइप का है तो आपने यहाँ लिखना है परसेंटाइल डी, बी इंट टाइप का है तो परसेंटाइल डी, और सी क्योंकि फ्लोट टाइप का है तो आपको यहाँ पर परसेंटाइल डी नहीं लिखना है, आपको यहाँ लिखना है परसेंटाइल एफ। मतलब ये परसेंटाइल डी गलत है यहाँ पर, करेक्ट। तो जिस ऑर्डर में आपने यहाँ लिखा है उस ऑर्डर में आपको यहाँ स्कैनएफ करना है। अगर आपने पहले वाले परसेंटाइल एफ लिख दिया यहाँ पर और यहाँ पर आपने ए ही रहने दिया तो ये डेटा का मिसमैच हो जाएगा। मतलब ए इंट टाइप का है और यहाँ उसको परसेंटाइल एफ दिख रहा है। तो आपको ऑर्डर बड़े ध्यान से लिखना है यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का और वेरिएबल्स का। एक बहुत जरूरी बात है कि आप इस m% को भूलेगा नहीं। अगर आप यहाँ से m% साइन हटा देते हैं और केवल लिखते हैं फॉर एग्जांपल a, b, c या कहीं पर भी, अगर आप यहाँ पर भी केवल a लिख देंगे, ये m% साइन नहीं लगाएंगे, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो आपकी गलतियां आने लगेंगी। ये हम देखेंगे जब हम अपना प्रोग्राम चलाएंगे। अगर आपको ऐसा आउटपुट चाहिए कि स्क्रीन खुलते ही आपसे डेटा मांगा जाए और आपने कुछ भी डेटा दिया 50 दिया तो आपका आंसर आ जाए यू एंटर्ड 50, या 100 दें तो आपका आ जाए यू एंटर्ड 100। मतलब प्रोग्राम में कहीं पर भी 50 नहीं लिखा होगा, आपको तब भी डेटा मांगना है स्कैनएफ की हेल्प से। तो आप कैसे ये प्रोग्राम बनाएंगे? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर आपको डेटा डालना है। हम मानते हैं कि हम इंट टाइप के वेरिएबल के अंदर डेटा डालेंगे, तो मैं लिखूंगा इंट ए, करेक्ट। अब मैं इसके बाद इसके अंदर स्कैनएफ से डेटा डालूंगा। तो जैसे हम पढ़ के आए हम लिखेंगे स्कैनएफ एंड देन डबल कोट्स के अंदर और यहाँ कॉमा, यहाँ पर हम किसके अंदर डेटा डालना चाहते हैं? ए के अंदर। तो मैं लिखूंगा ए और m%, करेक्ट। अब ए किस टाइप का है? ए तो मेरा इंट टाइप का है तो मैं यहाँ लिखूंगा परसेंटाइल डी, करेक्ट। इससे मेरा ए के अंदर डेटा चला जाएगा जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। अब मैं इसके बाद ये लाइन प्रिंट करना चाहता हूँ यू एंटर्ड 50। तो प्रिंट तो हम पहले से पढ़ के आए हैं कि हम कैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ और उसके बाद मुझे ये 50 कहाँ से चाहिए? ए के अंदर से चाहिए, ए है, ए का डेटा प्रिंट करना है। तो मैं खाली परसेंटाइल डी नहीं लिखूंगा अभी क्योंकि मुझे ये मैसेज भी चाहिए। तो मैं लिखूंगा यू एंटर्ड इक्वल टू, फिर मैं यहाँ डबल कोट्स और ऐसे करके लिख देता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पर कुछ मैसेज चाहिए, मतलब कुछ वैल्यू चाहिए। वैल्यू किसकी? ए की। मैं लिखूंगा ए और यहाँ लिखूंगा परसेंटाइल डी, करेक्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, ए के अंदर जो भी डेटा आपने प्रोग्राम रन होने पर डाला होगा वो इस जगह पेस्ट हो जाएगा। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया इस आउटपुट के लिए। तो स्कैनएफ से मेरा यहाँ पर डेटा मांगा जाएगा और ये लाइन मेरा क्या करेगी, ये वाला आउटपुट प्रिंट कर देगी। तो हम चलते हैं देखते हैं उस प्रोग्राम को रन करा करके। तो देखिए मैंने ये प्रोग्राम लिख दिया जो अभी हमने डिस्कस किया था, हम इसको रन करा के देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर आ गया है। अब ये कर्सर क्या कर रहा है, ये मुझसे डेटा मांग रहा है। और ये क्यों मांग रहा है? मैंने स्कैनएफ लिखा है तो ये स्कैनएफ मुझसे एक्चुअल में कुछ कह रहा है कि डेटा दो डेटा दो। तो मैं अगर कुछ 50 देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए मुझका आ गया यू एंटर्ड 50। अगर मैं इसी को दोबारा चलाऊँ इस प्रोग्राम को तो देखिए फिर से कर्सर रुक गया और ये मुझसे डेटा मांग रहा है। अब मैं 100 देता हूँ तो देखिए मेरा आंसर आ गया यू एंटर्ड 100। तो अब मैं कितनी बार भी इस प्रोग्राम को चलाऊं मैं नया नया डेटा दे सकता हूं। दैट मीन्स यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, जो प्रोग्रामर है उसको फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी आउटपुट वो प्रिंट करना चाहे अपने डेटा के अकॉर्डिंग तो डेटा दे सकता है। अगर यही प्रोग्राम आप अपने दोस्त को दे देते हो तो क्या होगा, वो दोस्त जो भी डेटा डालेगा अपनी मर्जी से वो डेटा प्रिंट होगा, यानी आपने प्रोग्राम में कहीं पर भी फिक्स नहीं किया है। तो इसलिए यूजर को, जो इसको यूज करेगा प्रोग्राम को, उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है स्कैनएफ की हेल्प से। अब एक बार मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊं और देखिए अगर आप कोई डेटा ना दें और एंटर की दबाते रहें तो ये प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा। ये आपसे तब तक डेटा मांगता रहेगा जब तक आप ना दो। तो स्कैनएफ क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है आपके प्रोग्राम को, इसलिए स्कैनएफ को ब्लॉकिंग फंक्शन भी बोल देते हैं। तो जब तक आप डेटा नहीं दोगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने दे दिया 120, तो आप देखिए आया यू एंटर्ड 120। अब अगर मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, एक बी टाइप का भी, और मैं दोनों के अंदर वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, स्कैनएफ परसेंटाइल डी और मैं एक और परसेंटाइल डी लिख दूंगा यहाँ पर परसेंटाइल डी, और यहाँ पर m% के बाद एक और m% लगा दूंगा m%b। तो इससे देखिए दोनों के अंदर डेटा आ जाएगा।
अब मैं आउटपुट चाहता हूँ थोड़ा और रीडेबल फॉर्म में, मैं चाहता हूँ मेरा आउटपुट आए वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू जो भी डेटा डाला होगा और वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, तो मुझे 2 मैसेज ऐसे चाहिए। तो मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ से ये सब मिटा दूँगा और मैं लिखूँगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू जो भी डेटा चाहिए होगा। उसी तरह से मैं अगली लाइन में नया डेटा चाहता हूँ, नया आउटपुट चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ मेरा कर्सर रुक गया है और ये मुझसे डेटा मांग रहे हैं। तो मैंने पहला नंबर दिया फॉर एग्जांपल 200, फिर मैंने एंटर किया और मैं नया डेटा दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 300। तो देखिए आगे आंसर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 20 और वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 300। दैट मीन्स आप एक से ज़्यादा वेरिएबल भी स्कैनफ की हेल्प से प्रिंट करा सकते हैं। ध्यान देने की बात है, स्कैनफ में मैंने स्लैश एन यूज नहीं किया है, लेकिन जब मैं आउटपुट स्क्रीन पर अपना डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ तो 200 के बाद मैंने खुद ही एंटर की दबा करके नई लाइन में डेटा दिया है। तो स्कैनफ में कोई भी स्लैश एन स्लैश टी ये आप यूज मत करिएगा, इससे बहुत परेशानी हो जाती है। सिंपल सी बात है, आप सब कुछ चिपका के लिखिए स्कैनफ में, लेकिन प्रिंटफ में जैसा आपको आउटपुट चाहिए स्लैश एन स्लैश टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्कैनफ में कोई भी यूज नहीं करना है, करेक्ट। अब हम देख लेते हैं, अगर मैं ये ए और बी के आगे से m% हटा देता हूँ तो क्या मुझे आउटपुट ठीक से मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए मैंने रन किया तो देखिए कोई भी कंपाइलर ने मुझे एरर नहीं बताई, मतलब m% लगाने से कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आती है। अब मैं रन कराने पर क्या कुछ होगा, चलिए देखते हैं। मैंने डेटा दिया 100, फिर मैंने डेटा दिया 200। अब देखिए 200 दबाने से पहले ही मेरा आ गया स्कैनर हैज स्टॉप्ड वर्किंग, मतलब ये प्रोग्राम चलना बंद हो गया है। तो आपको ये ध्यान देना है, ये जो एरर है इसे बोलते हैं रन टाइम एरर, मतलब प्रोग्राम चलाते हुए रन करते हुए जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। तो स्कैनएप में m% नहीं लगाओगे तो गलती हो जाएगी, तो इसलिए आपको स्कैनएप में m% जरूर लगाना है, जरूर लगाना है, करेक्ट। तो हमने देखा था कि जब हमने ये प्रोग्राम बनाया था तो ये हमें क्या आउटपुट दे रहा था, जब हमने प्रोग्राम को रन किया था तो ये हमसे कोई भी नंबर मांग रहा था, हमने जो भी नंबर भरा था वो हमको आउटपुट में आ गया था। अब अगर मुझे इस 100 से पहले कोई मैसेज चाहिए तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, तो जैसे मैंने प्रिंटफ में कोई भी अगर डेटा प्रिंट करना है, जैसे परसेंटाइल डी से मेरा 100 आ रहा था, मुझे उससे पहले कोई मैसेज चाहिए था तो मैंने लिख दिया था यू एंटर्ड या जो भी मैसेज चाहिए। तो क्या मैं स्कैनफ के अंदर भी ऐसा लिख सकता हूँ कि एंटर नंबर और फिर परसेंटाइल डी लिख दूं, तो इसका आंसर है कि आप स्कैनफ में ऐसे नहीं लिखते हैं। आप अगर आपको ऐसा देना है कि एंटर नंबर, तो आप उस मैसेज को प्रिंटफ से ही प्रिंट करेंगे, क्योंकि वो एक फिक्स मैसेज है जो कि आपको प्रिंट करना है। तो आप प्रिंटफ से ही आउटपुट स्क्रीन में कुछ प्रिंट कर सकते हैं। तो आप इस इंट ए के बाद अपना प्रिंटफ से लिखेंगे एंटर द नंबर। तो आपने ऐसे लिख दिया एंटर द नंबर। अब आप इसको रन करा के देखिए, अभी आपसे देखिए एंटर द नंबर मांग रहा है, यानी सामने वाले को कुछ समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा है। तो आपने अब अगर आपने कुछ दिया 200 तो देखिए यू एंटर 200। तो यानी कि इस एंटर द नंबर से आपका जो प्रोग्राम है उसका जो आउटपुट स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है वो रीडेबल बन रहा है, कि जैसे ही आपका प्रोग्राम चलेगा तो आपसे रिक्वेस्ट करने पर यूजर क्या एंटर करेगा, उसको मैसेज दिखा एंटर द नंबर तो उसने नंबर भरा। तो ये पहले वाले से अच्छा है कि आप स्कैनफ लिखने से पहले कुछ मैसेज दे दें, करेक्ट। अगर आपको ये करना है कि एंटर द नंबर के बाद आप अगली लाइन में कोई डेटा देना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एंटर द नंबर के बाद स्लैश एन लिख दें। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी एंटर द नंबर के बाद डेटा की रिक्वेस्ट की जाएगी वो अगली लाइन में की जाएगी। तो मैं अगर यहाँ देता हूँ 2000 तो देखिए यू एंटर 2000, तो एंटर द नंबर के बाद मेरा कर्सर अगली लाइन में आ गया था स्लैश एन की वजह से, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्कैनफ कैसे काम कर रहा है। स्कैनफ में m% देना जरूरी है। स्कैनफ में आप कोई भी एंटर द नंबर या ऐसा कोई भी मैसेज नहीं देंगे, वो आप प्रिंटफ की हेल्प से ही देंगे। प्रिंटफ से आप कोई भी यू एंटर्ड या कोई भी मैसेज प्रिंट करना है कर सकते हैं। स्लैश एन स्लैश टी प्रिंटफ के अंदर ही यूज कर सकते हैं, स्कैनफ में मत करिएगा। तो आपकी कोई भी क्वेरीज है, कमेंट है या सजेशन है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।